एक दिन एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी की पूरी एनर्जी खत्म हो गई है, ठीक वैसे ही जैसे मोबाइल की बैटरी खत्म होती है वैसे ही। इसका मतलब उसकी बॉडी में कमी थी न्यूट्रिशन की। तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले देख लेते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस होती क्या है। तो लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक एक्टिविटीज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारी बॉडी की वो बेसिक क्रियाएं जिसकी हेल्प से हम जिंदा रहते हैं उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। फर्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड and utilize it for its body growth, maintenance and function. This intake of food provides essential nutrients like carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals, which are then used for energy and various physiological process. तो न्यूट्रिशन में हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जैसे एक लड़की आप देख पा रहे हैं खाना खा रही है। न्यूट्रिशन ही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से इस धरती के ऊपर हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक जीव जिंदा है। बिना न्यूट्रिशन के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। न्यूट्रिशन ही एनर्जी का सोर्स है हर एक जीव की बॉडी के अंदर। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के जो टाइप होते हैं वो मेनली दो टाइप होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 3 पार्ट में बांटा गया है, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रॉफिक। इन सब के बारे में एक करके हम बात करेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, अपने आप। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेता है उसे ऑटोट्रॉफ कहते हैं और इस टाइप के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट्स। The organism having autotrophic mode of nutrition or can make their own food are called autotrophs or autotrophic organism. अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं घर में जो है मम्मी भी खाना बनाती है तो प्लांट कैसे खाना बनाते होंगे। वास्तव में जो मम्मी होती है वो खाना पकाती हैं, खाना बनाने का काम करते हैं प्लांट। यानी प्लांट जो खाना बनाते हैं, सोचो अगर प्लांट स्ट्राइक पर चले जाएं, जैसे इंसान स्ट्राइक पे चला जाता है किसी काम को अपने छोड़ के, वैसे ही प्लांट भी स्ट्राइक पे चले जाएं, सोचो क्या होगा। न खाना मिलेगा किसी ऑर्गेनिज्म को और ना ही किसी को ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में जिसमें प्लांट खाना बनाते हैं उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए CO2, जमीन चाहिए वाटर और सनलाइट चाहिए प्लांट के लीफ के ऊपर। जैसे ही प्लांट के लीफ के ऊपर सनलाइट गिरेगी, प्लांट के लीफ में प्रेजेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उस सनलाइट का इस्तेमाल करके CO2 और वाटर को जोड़ के बना देंगे फर्स्ट प्रोडक्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। इस पूरी प्रोसेस में 6 CO2 12 H2O के मॉलिक्यूल मिलते हैं, तब जाके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनती है। साथ में बाई प्रोडक्ट निकलेगा ऑक्सीजन, जो हम सबको मिलेगा। बोर्ड के एग्जाम में फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है ये बार बार पूछी जाती है। इक्वेशन है 6 CO2 plus 12 H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड देन C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6 H2O प्लस 6 O2। अब ये फोटोसिंथेसिस में जो बताया मैंने आपको, ये स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं, इसको आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, याद कर सकते हैं इसको। तो अब तक आपने सीखा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है और फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है। ये तीनों चीजें ही आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, वो है गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है प्लांट में। हमारे पास गैसेस एक्सचेंज के लिए, रेस्पायरेशन के लिए होता है लंग्स, लेकिन प्लांट के पास होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है ये बने होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गार्ड सेल। जब पानी की कमी नहीं होती है उस समय पे जो है गार्ड सेल फूले हुए रहते हैं, टर्जिड रहते हैं, उसे बोलते हैं टर्जिड रहना। ऐसे केस में स्टोमेटा ओपन रहते हैं और जब पानी की कमी होती है, फ्लैशिश कंडीशन हो जाती है, उस समय स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे हेटरोट्रॉफ की, और हेटरोट्रॉफ बहुत इंटरेस्टिंग है। हेटरोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जैसे कि हम इंसान भी इसी में शामिल हैं। हम खुद इंसान भी हेटरोट्रॉफ हैं,
हम खाना अपना खुद नहीं बनाते, हम खाने को कुक करते हैं, खाने को पकाते हैं। खाना बनाने का काम तो करते हैं प्लांट। चलिए देखते हैं हेटरोट्रॉफ क्या होता है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड। तो ऐसे लोग जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, उन्हें हेटरोट्रॉफ कहते हैं। जैसे कि इंसान जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए, प्लांट के ऊपर या एनिमल के ऊपर डिपेंड है। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इंसान बने हुए हैं जो दूसरे प्लांट या एनिमल को खा रहे हैं। यहाँ पे एक एनिमल पांडा बना हुआ है जो कि जो है प्लांट को खा रहा है। तो ऐसा न्यूट्रिशन जो दूसरे से लेना पड़ता है उसे बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये 3 टाइप का होता है, सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोट्रॉफिक जैसे कि फंजाई जो कि डेड मैटर से अपना खाना लेता है, पैरासाइट जैसे कि प्लाज्मोडियम और कस्कुटा, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कस्कुटा, ये पैरासाइट होते हैं। इनके बारे में भी बताऊंगा आगे आपको एक करके। और अगला है होलोजोइक। होलोजोइक जो खाने को निगल लेते हैं मुंह खोल के, जैसे कि अमीबा और ह्यूमंस। हमारी बॉडी में तो खाना पहुंचा, हमने दांतों से अपने उसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। लेकिन जो लोग खाने को बॉडी के बाहर ही ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद उससे बने हुए न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ फंजाई और बैक्टीरिया बने हुए हैं। ये फंजाई और बैक्टीरिया जो है सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना लेते हैं। वास्तव में डिकेइंग मैटर जो सड़ गल रहा है उसके ऊपर ये अपना एंजाइम सिक्रीट कर देते हैं और उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हो गया सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि ब्रेड मोल्ड, जो हमारा ब्रेड खराब हो जाता है उस पर फंजाई लग जाता है, तो बैक्टीरिया भी ऐसे ही खाने को खराब कर देते हैं। ईस्ट हो गया। इसके अलावा पैरासाइट वो होते हैं जो फ्री में रहते हैं और फ्री में खाते हैं। जो पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं उन्हें बोलते हैं एंडोपैरासाइट, जैसे कि पेट में कीड़े हो जाते हैं या फिर टीनिया सोलियम हो जाती है। वो पैरासाइट जो हमारी बॉडी के सरफेस पे रहते हैं उन्हें एक्टोपैरासाइट कहते हैं। जैसे कि हमारे बालों में चूहे होते हैं, टिक होती है, कुत्ते के बॉडी के ऊपर टिक या खिल्ली पाई जाती है, इन्हें एक्टोपैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट उन्हें कहते हैं जो फ्री में रहते हैं और फ्री में खाते हैं। तो अपने आप को भी आप पैरासाइट मान सकते हैं, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स घर में फ्री में रहते हैं और फ्री में खाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि कस्कुटा, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कस्कुटा के पास रूट, स्टेम, लीफ नहीं पाया जाता और ये दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है। टिक कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं और ये जो है कुत्तों की बॉडी पे पाए जाते हैं। लाइस यानी कि जुएं जो हमारे बालों में पाए जाते हैं। इसके अलावा लीच और टेप वर्म, ये हमारी, जैसे इसकी बॉडी पे देखो लीच चिपकी हुई है, और टेप वर्म वगैरह हमारे पेट वगैरह में कीड़े के फॉर्म में होते हैं। अगला है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इंजेस्टिव न्यूट्रिशन कहलाता है ये। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो खाने को निगल लेता है। जैसे कि गाय बनी हुई है, शेर बना हुआ है, यहाँ पे चूहा बना हुआ है, इसके अलावा जो है कौवा बना हुआ है। ये खाने को अपनी बॉडी के अंदर निगल लेते हैं और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं। और ये हर्बीवोर्स यानी कि हो सकते हैं कि जो है शाकाहारी हों, या कार्निवोर्स जैसे कि मांसाहारी हों, या ओमनीवोर्स जैसे कि सब कुछ खाने वाले हो सकते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल अमीबा भी होता है। ये अमीबा क्या करता है कि फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ फॉल्स माउथ, उसके थ्रू ये खाने के अंदर खाने को निगल लेता है। इसमें फॉल्स फिश सीरोपोडिया भी बनता है और फूड जो खाने के अंदर, खाना इसकी बॉडी के अंदर पहुंचता है वो वैक्यूल के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है एक वैक्यूल के अंदर। तो फूड पार्टिकल जिस वैक्यूल में इकट्ठा हुआ से फूड। अब बात करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहला है हमारा माउथ के बारे में लिखा हुआ है, टर्न्स फूड इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड स्लाइवा। तो स्लाइवा यानी कि हमारी लार जो होती है उसकी हेल्प से खाने को हम मिक्स करते हैं और दांतों से हम खाने को तोड़ देते हैं। मैस्टिकेट का मतलब होता है चबाना, खाने को चबा लेते हैं। खाना चबाने के बाद खाना जो है ईसोफेगस, जिसे बोलते हैं हिंदी में ग्रास नली, इसके थ्रू खाना हमारा जो है ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंचता है। तो ईसोफेगस एक ट्यूब होती है जो कि कैरी करती है फूड को स्टमक तक। आप देख पा रहे हैं खाना ये स्टमक के अंदर पहुंच गया है। स्टमक जो है चर्न्स एंड मिक्सेस फूड थ्रू गैस्ट्रिक जूस। स्टमक क्या करता है कि खाने को मिक्स करता है गैस्ट्रिक जूस से। स्टमक के जूस को गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। साथ ही में यहाँ पे लीवर दिख रहा है। लीवर जो है बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और फैट को तोड़ता है ये, और रिमूव करता है टॉक्सिन्स को। इसके पास में ही गॉल ब्लैडर है जो कि बाइल जूस को स्टोर करती है और कंसंट्रेट करती है बाइल जूस को। और
उसके अलावा पैनक्रियाज जो था वो जो है बहुत सारे एंजाइम प्रोड्यूस करता है डाइजेशन के लिए। इसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना पहुंच चुका है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद पहुंच जाएगा खाना हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है खाने को अल्टीमेटली डाइजेस्ट कर देती है और सारी प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अल्टीमेटली खाना पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि वेस्ट वाला पार्ट ही पहुंच पाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद खाना पहुंच जाता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट पहुंच जाता है, सही बोलें तो रेक्टम में, जहां पे स्टोर रहता है टेम्प्रोरी, जब तक कि हम इसको बॉडी से बाहर नहीं निकाल देते एनएस के थ्रू, जहां से स्टूल यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इस तरीके से पूरी प्रोसेस हो गई डाइजेशन की। अब इसके कुछ स्टेप्स जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो मैंने यहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में लिख रखा है, तो उनको हम पढ़ देते हैं और आप उसको अपनी कॉपी में। अब इंसानों में डाइजेशन कैसे होता है देख लेते हैं। इन ह्यूमंस न्यूट्रिशन बिगिंस विद इंजेशन वेयर फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो इंसानों में न्यूट्रिशन स्टार्ट होता है जब हम खाने को इंजेस्ट करते हैं, निगल लेते हैं, और इंजेस्ट करने के बाद हमारा जो खाना होता है वो हमारे मुंह के अंदर छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया जाता है जब हम खाने को च्यू करते हैं, चबाते हैं, और उसमें सलाइवा यानी कि लार मिक्स हो जाती है। क्वेश्चन आपसे ये है कि हम लोग एक दिन में कितना सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा कंटेन्स स्लेवरी एमाइलेज विच हेल्प्स ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। सलाइवा में स्लेवरी एमाइलेज, जिसका एक और नाम टाइलिन भी होता है, इस एंजाइम की हेल्प से जो हमने चावल खाया है, आटा खाया है, मतलब जो रोटी खाई है, जो स्टार्च खाया है, उसको ये सिंपल शुगर में तोड़ दिया जाता है। अब फूड आगे मूव करता है इसोफेगस की हेल्प से और स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में फूड पहुंचने की जो प्रोसेस होती है, उसमें जो है जो मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। जैसे सांप मूव करता है वैसे ही जो है हमारी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में और हमारे इसोफेगस में। स्टमक जो होता है वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, सिक्रेशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसकी वजह से वहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट पैदा हो जाता है। इस एसिडिक इन्वायरमेंट में ही स्टमक के एंजाइम जैसे कि पेप्सिन काम कर पाते हैं और प्रोटीन का डाइजेशन होता है। फूड इज देन ग्रेजुअली रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड अब धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होती है, जहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेस्टिव जूस जो है, जो कि पैनक्रियाज से और लीवर से सिक्रीट हुए हैं, वो जो है तोड़ देते हैं प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और फैट को, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एब्जॉर्ब कर लेती है न्यूट्रिएंट्स को और पहुंचा देती है ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि हमारे खून के अंदर। सिंपल फॉर्म में जब इनको डाइजेस्ट कर दिया जाता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तब इनको अल्टीमेटली हमारे ब्लड में घुलना होता है, ब्लड में मिलना होता है, ताकि ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में जहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़े वहाँ पे इनको पहुँचा दिया जाए। After absorption, the indigestible waste is moved to the large intestine where water is reabsorbed. तो absorption के बाद जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया जाता है, जहां पे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है दोबारा, और बाकी बचे हुए मटेरियल को एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि पहले रेक्टम में स्टोर होता है, उसके बाद बॉडी से बाहर स्टूल के फॉर्म में निकाल दिया जाता है। अब हमारे सामने है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास है माउथ के अंदर जो कैविटी है उसे बोलते हैं ओरल कैविटी। मुंह खोलने के बाद आप देखते हैं जो कैविटी दिखाई पड़ती है उसे ओरल कैविटी, माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं। हमारे माउथ के अंदर 3 पेयर ग्लैंड पाई जाती हैं, जिन्हें स्लेवरी ग्लैंड कहते हैं या हिंदी में लार ग्रंथियाँ कहते हैं। ये होती हैं पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड। इन्हीं से हम पर डे एक दिन में 1.5 से 2 लीटर सलाइवा सिक्रेशन यानी कि लार का सिक्रेशन करते हैं, जिसकी हेल्प से हम बोलते हैं,
इसके अलावा जो है मुंह को चलाते हैं, इसके अलावा जो है खाने को मिक्स करते हैं सलाइवा में। इसके बाद हमारा जो सलाइवा होता है उसके अंदर जो है लाइसोजाइम नाम का एंजाइम भी होता है जो कि बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को किल करता है। और बाकी एंजाइम तो आपको बताया मैंने, डाइजेशन के लिए इसके अंदर भी एंजाइम पाया जाता है, स्टार्च डाइजेशन के लिए। उसके बाद है फेरिंग्स। फेरिंग्स ही वो जगह है जहाँ पे सांस लेने पे एयर भी पहुँचती है और खाना खाने के बाद खाना भी पहुँचता है। फेरिंग्स के बाद खाना पे यहाँ पे पहुँचता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से पहुँचता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट के अंदर ही सिक्रीशन पहुँच जाता है लीवर का, गॉल ब्लैडर का और पेनक्रियाज का। और इसके बाद फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के पार्ट के बाद फिर खाना पहुंचता है जेजुनम में और फिर पहुंचता है इलियम में। इलियम के बाद फिर पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं सीकम, कोलन और रेक्टम, 3 पार्ट होते हैं। अल्टीमेटली खाना अनडाइजेस्टेड पार्ट जो बचता है वो रेक्टम में स्टोर होता है टिल डेफिकेशन। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी है जिसके बारे में हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको आंसर पता है तो आप लिख सकते हैं बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में कमेंट सेक्शन में। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है अभी लेटेस्ट ही 2025 सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। इसके अलावा 2024 का भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है और फर्स्ट क्वेश्चन है सिक्रीशन ऑफ लेस सलाइवा इन माउथ विल अफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ। तो हमारे माउथ के अंदर अगर सलाइवा का सिक्रीशन कम होगा तो आप जानते हैं सलाइवा में एंजाइम होता है स्लेवरी एमाइलेज या टाइलिन, जिसकी हेल्प से स्टार्च का डाइजेशन होता है। तो अगर स्टार्च का डाइजेशन करना है तो सलाइवा का सिक्रीशन ज़्यादा होना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है लेस सलाइवा सिक्रीशन। तो फिर किसका डाइजेशन अफेक्ट होगा? तो आप सोचो तो क्या हो जाएगा? स्टार्च का डाइजेशन अफेक्टेड होगा। तो पहला है प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, तो होगा ही नहीं। प्रोटीन तो डाइजेशन होता है स्टमक के अंदर, जिसके लिए पेप्सिन एंजाइम चाहिए। फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए लाइपेज एंजाइम चाहिए, जो कि हमारे माउथ के अंदर होता नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। इसका वो जो 4th ऑप्शन है वो दे रखा है स्टार्च इनटू एल्कोहल। तो स्टार्च से अल्कोहल का फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इससे पहले आप जान लीजिए स्टमक से जो एंजाइम निकलते हैं वो निकलते हैं पेप्सिन और रेनिन। ये 2 एंजाइम स्टमक से निकलते हैं, पेप्सिन, रेनिन, और थोड़ा बहुत लाइपेज नाम का एंजाइम भी निकलता है हमारे स्टमक से। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा जो हम बात करें तो हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन से सारे ही एंजाइम ऑलमोस्ट निकलते हैं। और पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज से सारे डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, इसलिए पैनक्रियाटिक जूस को हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। पैनक्रियाज, जिसे हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं आग जल रही है, तो वो आग हमारे अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज में जलती है। पैनक्रियाज को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। अब चलिए देखते हैं क्या है भाई, जल्दी आ जाओ। तो क्वेश्चन है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाई। स्टोमेटा जो पोर है उसकी ओपनिंग क्लोजिंग कौन रेगुलेट करेगा? तो इसमें पहला ऑप्शन है CO2 कंसंट्रेशन इन स्टोमेटा, दूसरा ऑप्शन है टेम्परेचर इन गार्ड सेल, और तीसरा ऑप्शन आने वाला है O2 कंसंट्रेशन इन स्टोमेटा, और चौथा ऑप्शन है जो कि मुझे लगता है कि पानी से रिलेटेड कुछ होगा, वो है अमाउंट ऑफ वाटर इन गार्ड सेल। तो अब बताया था मैंने स्टोमेटा जो ओपनिंग होती है ये गार्ड सेल की वजह से होती है, और गार्ड सेल के अंदर अगर पानी ज़्यादा है तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, और वाटर की कमी है, वाटर स्ट्रेस है तो फ्लैसिड हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। और गार्ड सेल की वजह से ही गैस सेक्शन होता है किसके अंदर? प्लांट के अंदर। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 2025 से क्वेश्चन कर रहे थे अभी तक हम लोग। अगला क्वेश्चन आने वाला है जो कि ये भी जो है क्वेश्चन जो है 2025 में ही आया है, और यहाँ बताया गया है इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड उन ग्लैंड को कहते हैं जो स्टमक की ग्लैंड होती है। तो स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें एंजाइम होते हैं, पेप्सिन होता है,
म्यूकस होता है, रेनिन होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl होता है। तो आंसर तो इसका बी हो गया। अच्छा, पहले वाले में देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। तो बाइल जूस निकलता है हमारे गॉलब्लैडर से और लिवर से। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये स्टमक में नहीं पाया जाता, और पेप्सिन एंजाइम जो है ये स्टमक का ही होता है। और सी वाले ऑप्शन में लाइपेज है, थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है स्टमक में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं निकलता। और डी वाला ऑप्शन स्लेवरिया माइलिस तो हमारे माउथ में निकलता है। तो आंसर तो इसका हो गया हमारा क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन भी जो है CBSE 2025 में ही बोर्ड में ही आया हुआ है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन वेरियस एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द फूड दे ईट, जस्टिफाई। तो भाई अगर जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करें, तो जैसे मान लेते हैं हम लोग जो है कार्निवोर्स हैं। अगर हम कार्निवोर्स होते हैं, जैसे शेर कार्निवोर होता है, जो लोग कार्निवोर होते हैं उनके एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ छोटी होती है। और जो लोग शाकाहारी होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म शाकाहारी होते हैं, उनकी बॉडी की तुलना में उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल होती है, उसकी लेंथ बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि स्लो डाइजेशन के लिए बहुत टाइम लगता है और उसके लिए अधिक लंबी लेंथ चाहिए होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, आंसर भी लिखा हुआ है, हर्बीवोर्स लॉन्गर इंटेस्टाइन, प्लांट फूड हार्डर टू डाइजेस्ट, और कार्निवोर्स शॉर्टर इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल ऑफ पैनक्रियाज एंड बाइल जूस इन डाइजेशन। तो देखो, पैनक्रियाज जो होता है इससे एंजाइम निकलते हैं बहुत सारे, और बाइकार्बोनेट निकलता है। और बाइल जूस जो होता है वो फैट को इमल्सिफाई कर देता है। जैसे साबुन से हम धुलते हैं कपड़े, वैसे ही जो है बाइल जूस जो है फैट को धुल देता है, और इस तरीके से उसके ऊपर आसानी से लाइपेज नाम का एंजाइम का एक्शन हो पाता है, क्योंकि लाइपेज का काम होता है फैट डाइजेशन करना। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है पतली पतली छोटी बिलाई होती हैं, और वो बिलाई और माइक्रोबिलाई सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, जिससे जो है और उसके आसपास ब्लड कैपिलरी भी पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो है बिलाई और माइक्रोबिलाई एब्जॉर्ब करती हैं खाने को और पहुंचा देती हैं ब्लड कैपिलरी के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि CBSE 2024 में आया हुआ है, और क्वेश्चन है, स्टोमेटा क्लोजेज व्हेन, स्टोमेटा कब बंद होती है। इट नीड्स CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस, इट डज नॉट नीड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर फ्लोज आउट ऑफ गार्ड सेल, वाटर फ्लोज इनटू गार्ड सेल। तो बताया था मैंने कि जब पानी की कमी होती है गार्ड सेल में तब स्टोमेटा बंद होते हैं। तो फिर क्या होगा, वाटर फ्लोज आउट गार्ड सेल। तो एक तो आंसर इसका थर्ड ऑप्शन हो गया। लेकिन इसके अलावा जो है स्टोमेटा कब जो है क्लोज होता है। तो देखो, स्टोमेटा जब क्लोज हो जाएगा तो इसका मतलब उसे क्या नहीं चाहिए, उसे जो है CO2 की आवश्यकता नहीं है फोटोसिंथेसिस, तब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिलाई, एनल स्फिंक्टर और लाइपेज का फंक्शन क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इससे एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस होता है, जो कि माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है। इसके अलावा एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं स्टमक के। बिलाई का काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ा देना ताकि एब्जॉर्प्शन हो पाए। और एनल स्फिंक्टर, जिससे जो है हम कंट्रोल करते हैं कि जो है हमें कब जो है रिलीज करना है वेस्ट को, एनल स्फिंक्टर। इसके अलावा एनल मतलब एनस के पास जो स्फिंक्टर लगा होता है। और लाइपेज जो होता है ये ब्रेक डाउन करता है फैट को स्मॉलर मॉलिक्यूल में। एग्जाम के लिए याद रखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम जरूर बनाना, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन जरूर लिखना, और ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ के बीच में डिफरेंस को टेबल के फॉर्म में लिखना, नंबर पूरे मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हमने बात की न्यूट्रिशन की, ह्यूमन न्यूट्रिशन की, और बात की हमने फोटोसिंथेसिस की। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आ रहे हैं रेस्पिरेशन। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।